हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। हम चर्चा करते हैं समाजशास्त्र में एक्सचेंज थ्योरी, विनिमय सिद्धांत पे। अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं समाजशास्त्र में, और विनिमय सिद्धांत को भी विद्वानों ने पृथक पृथक रूप से अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, पर्सपेक्टिव में अपनाया है या उसको स्पष्ट करा है। जैसे जेम्स फ्रेजर, उन्होंने अर्थशास्त्र के उपयोगितावाद को विनिमय का आधार माना, एक्सचेंज का। मेलनोस्की ने मनोवैज्ञानिक संदर्भ को विनिमय का आधार माना है। मॉस और लेवी स्ट्रॉस ने समूह या समाज के विनिमय का आधार, समाज या समूह को मानते हैं विनिमय का आधार। होमन्स व्यक्ति के मध्य होने वाली अंतःक्रिया और उनके बीच के संबंध के बीच में जो विद्यमान है मनोविज्ञान, उसको विनिमय का आधार मानते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में। इसी तरह एक समाजशास्त्री हुए पीटर ब्लॉ। पीटर एम ब्लॉ ने सामाजिक संरचना को विनिमय का आधार माना है। होमन्स का जो सिद्धांत था, निगमनात्मक सिद्धांत का निर्माण किया था होमन्स ने, डिडक्टिव मेथड्स के आधार पर उन्होंने खोज की प्रक्रिया की। जो होमन्स कहते हैं कि यह प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल से स्पेसिफिकेशन की ओर ले जाती है। उनका कहना था होमन्स का कि सामान्य से प्रक्रिया है कि मनुष्य मरणशील है, मतलब जो व्यक्ति आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। राम, श्याम, मोहन, सोहन, राहुल, जितेंद्र, विराट, ये सभी मरेंगे, जिनका भी जन्म हुआ सब मरेंगे। ये एक डिडक्टिव मेथड है, और इसी के आधार पे देखिए कुछ एग्जाम्पल है। और इनके बीच में व्यक्ति के मध्य संबंध होते रहते, इसी के आधार मान के होमन्स ने उनके बीच में जो विनिमय होता है, एक्सचेंज, उसकी व्याख्या की। होमन्स जहां तक पहुंचे थे उसके आगे का सफर जो है प्रशस्त किया है पीटर एम ब्लॉ ने। ये एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने इसको बताया। उन्होंने होमन्स ने छोटे छोटे समूहों का अध्ययन किया था। पीटर ब्लॉ के अध्ययन का केंद्रीय बिंदु सामाजिक संरचना थी। सोशल स्ट्रक्चर को पीटर ब्लॉ ने अध्ययन की केंद्रीय बिंदु माना। वो कहते हैं सामान्यतः उनका अध्ययन जो है विश्लेषण का बृहद और जटिल समाज को उन्होंने अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु, सेंटर माना। उनका कहना था कि हम जो अध्ययन करें, वो कहते थे कि अवधारणाओं के एक विस्तृत पुंज बनाना चाहिए, एक गुच्छा बनाना चाहिए। और इन्हीं को उसने पीटर ब्लॉ ने अलग अलग अवधारणाएं, डिफरेंट टाइप की कंसेप्ट और प्रस्तावना, प्रीपोजिशन को एक गुच्छे के रूप में, एक बंडल के रूप में बनाने का प्रयास किया। बोले सामाजिक संरचना के अंतर्गत अलग अलग अवधारणाएं देखिए, अलग अलग प्रस्थापनाएं, प्रीपोजिशन लीजिए, और इनका एक बंडल बना के उस पुंज, उस बंडल के माध्यम से हम सामाजिक प्रक्रियाओं को जान सकते हैं, उनको स्पष्ट कर सकते हैं। ये था पीटर ब्लॉ का। वो कहते हैं कि हमको बंडल में रखा, उन्हें जितनी भी अवधारणाएं हैं और प्रीपोजिशन, किसी भी घटना के, किसी भी सामाजिक संरचना के अंतर्गत होने वाली जो आपकी अवधारणा है, जो प्रीपोजिशन है, जो प्रस्थापनाएं हैं, इनका पहले एक बंडल बनाया जाए, इनका एक पुंज बनाया जाए, और फिर इसमें जो माइक्रो और मैक्रो के मध्य की जो खाई पाटते हैं, मतलब उनमें जो विद्यमान सूक्ष्म तत्व हैं, माइक्रो और मैक्रो, इनके बीच की खाई को जो पाटते हैं, जिससे कि दोनों माइक्रो मैक्रो लेवल पूरे होते हैं, इसका विश्लेषण किया जाए। ये कहते हैं कि विनिमय के एक ही फ्रेमवर्क से व्यक्ति की अंतरक्रियाएं और संरचनात्मक संबंधों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। मतलब व्यक्ति की जो अंतरक्रियाएं, जो विनिमय के लिए अंतरक्रिया करता है, और जो संरचनात्मक संबंध होते हैं हमारे, उनका हमें विश्लेषण करना चाहिए। ब्लॉ ने यह भी कहा कि समाज में सिर्फ उन्हीं संबंधों के बीच में विनिमय होता है, जो ह्यूमन रिलेशन होते हैं, उन्हीं रिलेशन के बीच में एक्सचेंज होता है, जिसमें पुरस्कार, प्राइज की संभावना होती है। जब आपको लगता है कि हमको इससे रिवार्ड मिलेगा, इससे हमको कुछ रिटर्न मिलेगा, हमको कुछ पुरस्कार मिलेगा, वहां ही हम विनिमय करेंगे, एक्सचेंज करते हैं। अर्थात हर व्यक्ति एक दूसरे को लाभ प्राप्त करना चाहता है। जब लाभ की स्थिति, प्रॉफिट की स्टेज खत्म हो जाती है, लाभ की स्थिति समाप्त हो जाती है, तो हमारा एक्सचेंज भी बंद हो जाता है। जैसे अभी मेरे और आपके बीच में मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं, आप मेरे लेक्चर से लाभान्वित हो रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हैं, तो ये आप मुझको लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ये मेरे को लाभ है, मेरे को व्यूज देते हैं, आप आइडियाज देते हैं। अगर आप लोग ये आइडियाज देना, सब्सक्राइब करना, आगे बढ़ाना बंद कर देंगे, तो कुछ दिन बाद मैं भी देखूंगा कि मुझको कोई लाभ नहीं हो रहा। एक जनरल उदाहरण की बात कर रहा हूं, मैं भी चैनल बंद कर दूंगा। बाजार में आप देखिए,
आदमी उसी के साथ विनिमय करता है, एक्सचेंज करता है जिससे उसको लाभ होता है। जब लाभ मिलना बंद हो जाता है, रिटर्न मिलना बंद हो जाता है, तो उनके बीच के संबंध समाप्त हो जाते हैं। वो कहता है ब्लॉक की विनिमय संबंधी क्रियाकलाप, एक्सचेंज की जो एक्टिविटीज हैं सिर्फ वही है जिनका अभिस्थापन लक्ष्य विशेष, जिनकी स्थापना जो है लक्ष्य विशेष या लाभ को प्राप्त करने वाली होती है। अगर आपको लाभ नहीं होगा, आप विनिमय नहीं करोगे, एक्सचेंज नहीं करोगे। हर व्यक्ति एक्सचेंज क्यों करता है? आपने देखा होगा दुकानदार लोग उधार में बहुत चलते हैं, ग्राहक को उधारी दे देते हैं। उनको मालूम है ना कि हमने इसको दिया, इतना सामान तो हमारा जाना है और उधारी में हमको पैसा भी रिटर्न होना है। और जब उनको लगता है किसी से उधारी का पैसा जब लंबा फंस जाता है तो पूरा पैसा लेने के बाद उससे संबंध खत्म कर देते हैं। तो विनिमय के दौरान वो कहता है किसी लक्ष्य विशेष तक केंद्रित न रहता है। बोले व्यक्ति जो है एक लक्ष्य, उसका एक एम है, उस तक ही केंद्रित रहता है और व्यक्ति को जिस तरह से जो भी लाभ मिलता है वह उसे प्राप्त कर लेता है। ये उसका कहना है। विनिमय का आधार या विनिमय का आशय जो है प्रॉफिट है। ब्ला मानते हैं कि सामाजिक जीवन वास्तव में हमारी सोशल लाइफ इज ए मार्केट, सामाजिक जीवन एक बाजार है। हमारा सामाजिक जीवन एक बाजार है, सोशल लाइफ इज ए मार्केट। और बाजार में प्रत्येक कर्ता, बाजार के जितने भी कर्ता हैं, इसकी इकाइयां, इस इकाई के जितने भी सदस्य हैं, सब कहीं ना कहीं एक्सचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं। लागत से अधिक लाभ कमाने हेतु हम विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। इसको उन्होंने कुछ बिंदुओं से हाईलाइट किया है। बोले इसमें एक्सचेंज के जो बिंदु हैं, एक है विवेकपूर्ण नियम, रैशनैलिटी प्रिंसिपल। हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ जितना अधिक लाभ अर्जित करना चाहता है उसी अनुपात में वह अपने व्यवहार में अधिकाधिक लाभ देने वाले क्रियाकलाप करता है। मैं आपसे जितना अधिक लाभ प्राप्त करना चाहूंगा, मेरे व्यवहार भी अधिकाधिक लाभ देने वाले क्रियाकलाप वाले होंगे। पारस्परिकता का नियम, रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल। इसमें दो चीजें, जब किसी एक व्यक्ति का एक दूसरे के साथ विनिमय से लाभ होता है, जब हम एक दो लोग व्यक्ति आपस में एक्सचेंज करते हैं, उससे जो प्रॉफिट होता है दूसरे को पहले से लाभ मिलता है, तो उनके बीच में एक्सचेंज को तीव्र करने की प्रेरणा। जैसे आपने मुझको ज्यादा प्रॉफिट दिया तो मैं आपको भी अधिक से अधिक लाभ देने का प्रयास करूंगा। एक्सचेंज की हमारी प्रोसेस बढ़ जाती है। दूसरी चीज, जब एक व्यक्ति दूसरे के साथ एक्सचेंज करता है, विनिमय के दौरान उसे जो प्रॉफिट होता है वह दूसरे की अपेक्षा करता है कि परिणाम स्वरूप विनिमय को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, तो वो उसको दंडित करने लगता है। अगर उसको लग रहा है कि मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो उसको पुरस्कार की जगह दंडित करने लगता है। तीसरा बिंदु उन्होंने कहा न्याय का नियम, द जस्टिस प्रिंसिपल। इसमें ईमानदारी विनिमय के मानकों के आधार पर जो विनिमय संबंध होते हैं वे भविष्य भर चलते हैं। जब एक्सचेंज में हमारी ईमानदारी होती है, हम ईमानदारी के साथ काम करते हैं, हमारे संबंध में कोई बेईमानी नहीं होती, ईमानदारी तो लंबे समय तक चलते हैं। ईमानदारी पूर्वक विनिमय के मानकों के आधार पर जो पैरामीटर्स हैं ईमानदारी विनिमय के, एक्सचेंज के, वो विनिमय संबंध नहीं, वो हमेशा चलते रहते हैं। लेकिन अगर ईमानदारी के आधार पर हमारा विनिमय नहीं हुआ, अगर हमने ईमानदारी से एक्सचेंज नहीं किया, तो हमारे संबंध टूट जाते हैं। चौथा बिंदु है सीमांत उपयोगिता नियम, द मार्जिनल यूटिलिटी प्रिंसिपल। यहां ब्लॉक कहता है जब किसी विनिमय के दौरान किसी खास गतिविधि के माध्यम से अधिक लाभ हो जाता है तो पुनः उसका मूल उतना नहीं रह जाता बल्कि घट जाता है। एक एक्टिविटीज के माध्यम से अगर हमको ज्यादा प्रॉफिट मिल गया तो लॉन्ग टर्म में नहीं चलता, फिर वो घट जाता है। पांचवा बिंदु है असंतुलन नियम, द इम्बैलेंस प्रिंसिपल। सामाजिक इकाइयों में जो विनिमय होता है, विनिमय के संबंध जितना अधिक स्थिर और संतुलित होते हैं उसी अनुपात में अन्य विनिमय व्यवहार अस्थिर असंतुलित होते हैं। अगर वहां नहीं होंगे ना, अधिक स्थिर और संतुलित होंगे, तो उसी रेशो में आप देखिए इनबैलेंस भी होता है। इसी आधार पर उसने अलग अलग प्रक्रियाएं भी बताई बुनियादी। वो कहते हैं विनिमय की प्राथमिक अवस्था जो है, ब्ला कहते हैं कि अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से मनुष्य सामाजिक विनिमय आरंभ करता है, सोशल एक्सचेंज स्टार्ट करता है। यहाँ वो कहते हैं कर्ता उसी प्रकार का व्यवहार करता है जो एक दूसरे के लिए उपयोगी होता है। मैं वो व्यवहार करूंगा जो आपके लिए उपयोगी है, जो आपके लिए फायदेमंद होगा और दूसरों को देखने में अच्छा लगे और अपने लिए उपयोगी है। ये अन्योन्याश्रित रेसिप्रोसिटी नियम के तहत होता है। यहाँ पे हर व्यक्ति दावा करता है कि दूसरे से लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। मैं दावा कर रहा हूं कि आपसे मैं लाभ प्राप्त कर, आप ये दावा करते हैं आप मुझसे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात विनिमय एक्सचेंज यह सोचकर किया जाता है कि जो व्यक्ति उसे लाभ प्रदान कर रहा है उसका वह अधिकारी है।
ये संरचनात्मक विनिमय सिद्धांत उसने सामाजिक संरचना के तहत उसने ये बात की है। इसी में वो कहता है कि हर कोई एक दूसरे को लाभ देना चाहता है, लाभ के बराबर लाभ उपलब्ध कराने वाले व्यक्तिगत वर्ग के किस प्रकार, उसने उसको भी 4 बताए कि वर्ग 4 प्रकार है। एक है धन, एक है सामाजिक मान्यता, तीसरा सम्मान और चौथा क्रियान्वयन। वो कहता है ब्लॉक की चारों वर्ग धन, सामाजिक मान्यता, सम्मान और क्रियान्वयन ये व्यवहारिक रूप से सैद्धांतिक वक्तव्य के साथ उसने इनको जोड़ा है। बोला कहता है विनिमय जब होता है, विनिमय व्यवहार जब होता है, एक्सचेंज होता है, तो उसमें मूल अस्तित्व का अत्यधिक महत्व है, वैल्यू का मूल्य। न्यूनतम मूल सामाजिक मान्यता का एक उपयुक्त लाभ है। जो सामाजिक मान्यता है उसमें न्यूनतम मूल होता है, इतना तो होना ही चाहिए, इससे अधिक मिल जाए तो बढ़िया। बहुत से लोग सामाजिक मान्यता को महत्व नहीं मानते, लेकिन वो व्यवहार में होता है और इसलिए वो देखें अत्यधिक सम्मान प्रदान करने के लिए विवश करते हैं। आप ठीक है वैल्यू नहीं दे रहे तो उनको सम्मान दीजिए, और कई लोग इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, निवेदन करते हैं। ये कुछ चीजें उसने बताई हैं। फिर बिला सामाजिक विनिमय का जो संरचनात्मक सिद्धांत में शक्ति के विभाजन की बात की है। उसने कहा था शक्ति का विभाजन, जिस कार्य को करने से व्यक्ति को बहुत अधिक लाभ होता है, मतलब उसको एक्सेप्टेशन होती है कि हमको इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा, उसे वह संपन्न करने से उसकी अच्छी प्रस्तुति करता है। अत्यधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कतिपय वैकल्पिक साधन उपलब्ध होते हैं और तो वह उसको वैकल्पिक कार्य को संपन्न करता है। कम लाभप्रद कार्यों को व्यक्ति नहीं, जहां लाभप्रद नहीं होता है वो कार्य व्यक्ति नहीं करता। जिस कार्य से लाभ की उम्मीद कम होती है, ऐसे कार्यों के प्रति व्यक्ति की रुचि भी कम हो जाती है। इस आधार पर उसने कहा है कि वास्तव में ब्ला जो है शक्ति, सत्ता और विपक्ष जैसे प्रश्नों को केंद्र में रख के बात किया। अब इसके आधार पर अगर हम देखें इसकी विशेषताएं, पीटर ब्ला के संरचनात्मक विनिमय सिद्धांत की कुछ विशेषताएं, तो वो वास्तव में नौकरशाही पर आधारित है। उनका अध्ययन ब्ला ने सहभागी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के आधार पर पूर्ण किया है और नौकरशाही के बीच में रह के अनुभविक आधार पर पीटर ब्ला ने अध्ययन किया और कुछ निष्कर्ष निकाले, जैसे विनिमय से विश्वास, ट्रस्ट थ्रू एक्सचेंज। पीटर ब्ला की मानता है कि व्यक्तियों के स्वार्थ से विनिमय के संबंध बनते हैं। जो एक्सचेंज रिलेशन है वो व्यक्ति के स्वार्थ से बनते हैं। प्रक्रिया क्रम में यही स्वार्थ व्यक्तियों के बीच में विश्वास, बिलीव उत्पन्न करता है। विनिमय से विश्वास आता है, जहां जितना विश्वास होगा वहां उतना ज्यादा। अगर विश्वास में कमी आएगी तो एक्सचेंज भी कम हो जाता है। दूसरी चीज, विनिमय द्वारा सामाजिक एकीकरण, सोशल इंटीग्रेशन थ्रू एक्सचेंज। हमारे बीच में वो कहते हैं सामाजिक संरचना में सामाजिक विनिमय के परिणाम थ्रू पारस्परिक मैत्री, प्यार में वृद्धि होती है। जिसका ज्यादा विनिमय होता है वहां हमारे प्यार हो जाता है, मैत्री हो जाती है और उससे सामाजिक सोशल इंटीग्रेशन की प्रक्रिया तेज होती है। बोले विनिमय के आधार पर मनुष्यों के बीच में आर्थिक संबंध तो बनते हैं, बल्कि उसके साथ साथ घनिष्ठता आती है, निकटता आती है और वो सोशल इंटीग्रेशन में वृद्धि देती है। अभी आपने देखे लॉकडाउन में पूरा बाजार बंद है, लेकिन हमारे संबंधों के घनिष्ठता के आधार पे हमारे कार्य चल रहे हैं और उनमें हमारे देखिए सामाजिक एकीकरण, जो होम डिलीवरी लोगों ने घर में करी कि आपसे हमको लाभ है ना, तो आपके घर होम डिलीवरी करके सामान की सप्लाई की। वो कहता है तीसरी बात, सामाजिक मूल्यों का, सामूहिक मूल्यों का विकास, इमर्जेंस ऑफ कलेक्टिव वैल्यूज। जो कलेक्टिव वैल्यूज हैं वो इमर्जेंस होती है, उनका विकास होता है। एक व्यक्ति का विवाह होने पर दूसरा उसे शुभकामनाएं, मैरिज होती ना, जैसे आपकी मैरिज हुई मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा, मेरी मैरिज हुई आपने मुझको शुभकामनाएं दी। मंगल कामना या विशेष देने वाले का विवाह होने पर जो मंगल कामनाएं दी जाती हैं वो आप देखिए निरंतर चलती है। आज मैंने आपको दी, कल आप मुझको देंगे। ऐसे ही परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने पर शुभकामना प्राप्त करने वाला दूसरे द्वारा अच्छे अंकों से उनको शुभकामना देता है। हम समाज में होता है ना, किसी ने मकान बनाया, नौकरी लगी, गृह प्रवेश हुआ तो भोजन खिलाते हैं और उस वक्त आप भोजन भी होता है और शुभकामनाएं भी दी जाती हैं। ये सभी सामाजिक मानक हैं, वैल्यूज हैं, इनका आपस में एक्सचेंज होता है और इसी के अनुपात में सामाजिक मूल्य जो है उनका आविर्भाव होता है। ये मूल्यों का विकास है, इमर्जेंस ऑफ कलेक्टिव वैल्यूज। चौथी बात वो कहता है विनिमय और शक्ति, एक्सचेंज एंड पावर। ब्लॉक कहते हैं कि विनिमय और शक्ति के बीच में गहरा संबंध है, रिलेशनशिप है विनिमय और शक्ति में। अब आप देखें एक व्यक्ति दूसरे को लाभकारी सेवाएं देता है, मैंने आपको कुछ लाभकारी सेवाएं उपलब्ध कराई, तो इस प्रक्रिया में शक्ति निहित रहती है, आविर्भाव रहता है। एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ, इस किताब में पीटर ब्ला ने बहुत स्पष्ट किया है एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ में कि एक के द्वारा दूसरे को लाभकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के दौरान शक्ति का आविर्भाव होता है।
एक शक्ति के प्रभाव से दृष्टिगोचर होते हैं लाभ। इसमें लाभकारी सेवाएं प्राप्त करने वाला व्यक्ति उन लाभकारी सेवाओं पर निर्भर हो जाता है। दूसरा प्रभाव यह है कि लाभकारी सेवाओं को उपलब्ध कराने के स्वरूप समाज में सुदृढ़ता आती है। तो ये विनिमय को उन्होंने अलग अलग नजरिए से देखा है। एक और उनका पांचवा बिंदु है सामाजिक विभाजीकरण, सोशल डेफिनेशन। वो कहते हैं ग्राम स्तर पर विनिमय, विलेज लेवल पे जो विनिमय संबंध प्रत्यक्ष होते हैं, गांव में तो बहुत प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं। जजमानी सिस्टम हमारे यहाँ का वही है। भारत की जजमानी प्रथा जो है कि एक जाति दूसरी जाति के लिए सेवाएं देती है, वो विनिमय संबंध है। दूसरा सूक्ष्म इकाई स्तर पर विनिमय संबंध यहाँ प्रत्यक्ष होते हैं, लेकिन प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर ये अप्रत्यक्ष हो जाते हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर विनिमय होता है। शहर में आप देखिए लोगों से आपको डायरेक्ट नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। गांव में तो प्रत्यक्ष है, शहरों में अप्रत्यक्ष रूप से रहता है। और ये आप देखिए एक सीधी सी बात है कि शहरों में और राज्यों में अलग प्रकार है। जैसे किताबें हैं, किताबें छापने वाला, पुस्तकों का लेन देन विनिमय होता है, लाइब्रेरी के माध्यम से होता है। फिर छात्र प्रकाशक के बीच विनिमय ना होकर अप्रत्यक्ष हो जाता है, खरीदारी के बीच में। ऐसे सारी चीजें बाजार में, कंप्यूटर खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, तो दुकानदार बड़े से लेता है, फिर आपस में हमारे बीच में विनिमय। तो अप्रत्यक्ष सामाजिक विभाजीकरण है। वो कहता है सामाजिक विभाजीकरण गांवों में तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, शहर में या बड़े प्रांतों में अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो पीटर ब्लॉक का ये जो सामाजिक विनिमय का सिद्धांत है, उनने संरचनात्मक के आधार पर दिया। उनने संरचनात्मक विनिमय सिद्धांत दिया, एक्शन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरल, द स्ट्रक्चरल एक्शन थ्योरी उनने दी है। वो कहते हैं संरचना के अंतर्गत हमको इन सब चीजों को देखना पड़ेगा, और ये संरचना को उन्होंने अलग अलग माइक्रो मैक्रो लेवल पे देख के बोले आप एक पुंज बनाइए, एक बंडल बनाइए, उस बंडल को देखिए संरचना को कितना प्रभावित करती है। उसके लिए तहत उनने कुछ चीजें दी हैं कि विवेकपूर्ण निर्णय होना चाहिए, पारस्परिकता का नियम होना चाहिए, न्याय नियम होना चाहिए, सीमांत उपयोगिता नियम, असंतुलन का नियम, और फिर उसी के आधार पर विनिमय विश्वास होना चाहिए। आपके विनिमय द्वारा सामाजिक एकीकरण की बात की है, सामूहिक मूल्यों का विकास किया है, विनिमय और शक्ति की बात की है, और सामाजिक विभाजीकरण। ये पीटर ब्लॉक का सिद्धांत था, जो होमेन्स के सिद्धांत थे। होमेन्स का व्यवहारवाद का जो सिद्धांत था, होमन का जो व्यवहारवाद का सिद्धांत था विनिमय का, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, उसको दूसरे एंगल से देखा। जॉर्ज कास्पर होमेन्स ने तो विनिमय व्यवहारवाद के सिद्धांत के आधार पर बताया कि विनिमय व्यवहारवाद में हर व्यक्ति ऐसा एक्सचेंज करता है अपने व्यवहार के माध्यम से, लेकिन ब्ला ने कहा कि नहीं, वो आपको संरचनात्मक स्तर पे देखना होगा, संरचना में क्या क्या प्रभाव होते हैं ये विनिमय व्यवहार के। ये पीटर ब्ला का सिद्धांत।